भारतवर्ष, हिंदुस्तान, यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक सभ्यता है। यह एक ऐसा देश है जिसकी कोई आदि तथा अंत नहीं है। यह धरती पर एक ऐसा पावन भूमि है जिस पर साक्षात परम ब्रह्म ईश्वर निवास करते हैं। इस देश में जन्म होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। यह देश अतुल्य है। इस संसार में कोई ऐसा चीज, जगह, वस्तु नहीं जिससे हम हमारा देश भारत का तुलना कर सकें। साक्षात जगत जननी भारत माता के रूप में धरती पे प्रकट होकर सकल जीवों को अपने कोख में धारण करके सबको असीम स्नेह प्रदान करके सभी शोक संताप से रक्षा करती है। माता जैसे अपनी संतान को सभी विपत्ति से बचाती है, ठीक उसी प्रकार भारत माता उस पर बसे हुए अनगिनत प्राणियों का रक्षा करती है। ऐसे महान भारतवर्ष को अत्याचारी अंग्रेज ने 200 साल पराधीनता के जंजीर में बांधकर उसके अमूल्य रत्न धन दौलत को लूट चुके हैं। फिर भी जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं होती, जैसे सागर का पानी कभी कम नहीं होता, ठीक वैसे ही हमारे देश का प्रभुत्व, हमारे देश का संपद, स्वाभिमान कभी भी कम नहीं हो सका। जब अंग्रेज हमारे देश को आए थे तब हमारे देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल सकल घरेलू उत्पाद लगभग 27% था समग्र विश्व के कुल जीडीपी के तुलना में। जो 1940 में जब अंग्रेज हमें छोड़ गए थे तथा भारत को आजादी मिला तब 2% को गिर गया था। सोचिए अंग्रेज कैसे लूटे होंगे हमें। कुछ अंग्रेज लोग कहते हैं कि अंग्रेज ने ही भारत को एक देश बनाया, उससे पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन हे बंधु, आप नहीं जानते भारत के बारे में। हमारे देश का इतिहास का क्या ही वर्णन हम करेंगे। जब इतिहास ही सृष्टि नहीं हुआ था उससे पहले ही हमारा देश का अस्तित्व आसमान के चंद्रमा समान जाजुल्यमान होता था। ब्रह्मांड का सबसे पहला ज्ञान प्रदायक स्रोत ऋग्वेद में भारत का वर्णन है। महाकाव्य महाभारत में जो युद्ध हुआ था उसमें समग्र भारतवर्ष के शासकों ने योग दिए थे। उसमें भी भारत को एक और अभिन्न बताया गया है। रामायण में जब श्री रामचंद्र रावण से युद्ध किए थे तब भी श्री राम अयोध्या जो कि अब उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत के तमिलनाडु जाकर श्रीलंका के राजा रावण से युद्ध किए थे। इससे भी समग्र भारत को एक माना जाता है। जब मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर समग्र विश्व को जय करने की आस से भारत की ओर बढ़ रहा था तब पंडित चाणक्य समग्र भारतवर्ष को बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सावधान दंड भेद के सिद्धांत से अलेक्जेंडर को आगे बढ़ने न देकर समग्र भारतवर्ष की रक्षा किए थे। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक तथा मुगल सम्राट अकबर के राज्य लगभग आज का भारत भूमि के 90 से 95% था। इससे भी हम भारत की एक और अभिन्न अस्तित्व का प्रमाण पा सकते हैं। यह सत्य है कि हमारा देश कई सारे छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था, लेकिन इसमें भी सभी का हृदय हिंदुस्तानी था। सबके हृदय में भारत बसता था। मान लीजिए आपके पास 100 सोने का आभूषण है। आप जिसको अपने 4 पुत्रों में समान रूप से बांट दिए थे, मतलब हर एक पुत्र के पास 25 सोने का आभूषण हुआ और आप अपने सभी पुत्रों को स्वाधीन रूप से उसका इस्तेमाल करने की का छूट दे दिए। अगर आपके एक पुत्र अपने किसी भाई के साथ आभूषण का लेन देन करता है तथा किसी के पास ज्यादा आभूषण तथा किसी के पास कम आभूषण बचता है तो यह चीज आपको उतना विचलित नहीं करेगा। आप साधारण तौर पर उतना विब्रत तब तक नहीं होंगे कि जब तक अन्य कोई लुटेरा आपके बेटे का आभूषण को छीन नहीं लेता। ठीक उसी प्रकार यद्यपि हमारा देश छोटे बड़े शासकों के अधीन में था परंतु सभी हमारे अपने थे। इसलिए हम उतना गहराई से नहीं सोचते थे कि कौन कहाँ अधिकार किया या कौन किस राज्य को जय किया। लेकिन जब बाहरी अंग्रेज हम पर अत्याचार किए, हमें लुटे, तब हमें लगा कि अब समय आ गया है, हमें एकजुट होना है इन अत्याचारियों के खिलाफ। और हम एकजुट हो गए। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि अंग्रेज ने हमें एक बनाया तथा भारत देश का निर्माण किया। उन्होंने जाति, धर्म, भाषा के रूप में हमें टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। अंग्रेज के आने से पहले भारत समृद्ध, शक्तिशाली तथा सोने के चिड़िया जैसा था।
भारत का पहला मान्यता प्राप्त सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन मुख्य रूप से शहरी तथा अर्बन था। वह बहुत ही विकसित था। उसमें विज्ञान तथा प्रयुक्त विद्या का भरपूर उपयोगिता हम महसूस कर सकते हैं। उस समय भी टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था, अटैच्ड बाथरूम, तांबे, कपर, ब्रोंज, कांच का उपयोगिता, टेराकोटा मूर्तियां तथा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, गोल्ड, सोने तथा सिल्वर, चांदी में उस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि हम पहले से ही अत्यंत समृद्ध तथा उन्नत थे। हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही उन्नत था। तक्षशिला, नालंदा जैसे अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय इस सब का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। हर मनुष्य के जीवन को 4 भागों में तथा 4 आश्रम में विभाजित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, मानवस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालकों को गुरुकुल जाना पड़ता था। उस गुरुकुल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास को महत्व दिया जाता था। शीलम परम भूषणम तथा बच्चों के उत्तम चरित्र का निर्माण करके उसको समाज के लिए एक संपद बना दिया जाता था। भद्रता, नम्रता, युक्ति कौशल, शालीनता तथा समस्त प्रकार के विद्या से पारंगम होने के बाद बालक शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और एक आदर्श परिवार गठन करके अपने मातृभूमि को गौरवान्वित कर देता था। हमारा देश वेदों का देश है। यह न जाने कब से, अनादिकाल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्रकट होकर ज्ञान की ज्योति से समग्र ब्रह्मांड को उद्भासित कर रहे हैं। समस्त दुख, कष्ट, पीड़ा तथा बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला योग भी हमारा देश से प्रकट हुआ है। हमारा देश का महाभारत, रामायण तथा श्रीमद् भगवद गीता समग्र मानव समाज को सही मार्गदर्शन देता है। पंडित चाणक्य के अर्थशास्त्र ही पृथ्वी का पहला राजनीतिक संविधान है। आयुर्वेद जैसे चिकित्सा विज्ञान का जनक है हमारा देश। भारत के ज्योतिर्विद पठानी सामंत बांस के पाइप से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को नापे थे बाइनोकुलर दूरबीन के उद्भावन से ही पहले। हमारा देश का कला संस्कृति बहुत ही उन्नत था। कोणार्क के सूर्य मंदिर, आगरा के ताजमहल इसका ज्वलंत उदाहरण देता है। विविधता में एकता हमारे देश का विशेषत्व है। कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग है हमारा देश, महान भारतवर्ष। शिक्षा, संस्कृति, वाणिज्य, कला, स्थापत्य, युद्ध कौशल सब में पारंगम थे हमारे देश के लोग। जब विदेश में लोग पोशाक पहनना नहीं जानते थे, पत्तियां पहनते थे, तब भी भारत के लोग रंग बिरंग पोशाक पहनते थे। जब बाहरी लोग खाना खाना नहीं जानते थे, कच्चा मांस, कच्ची सब्जियां खाते थे, तब भी हमारा देश में बहुत सारे पकवान, 56 भोग बनता था। हमारा देश में इतने त्योहार पालन होता है कि मान लो और एक दिन एक पर्व है। सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोग सखा के समान एक दूसरे पे की कंधे पे कंधे रखकर मातृभूमि के सर को हमेशा हमेशा के लिए गौरवान्वित करते थे। हम हमारे अतिथियों को भगवान का दर्जा देते हैं। अतिथि देवो भव हमारा आत्मा का गुण बन गया था। हम भोले भाले प्यार के भूखे थे। अगर कोई प्यार से मीठी बात कर देता था, हम उसके लिए अपना सर कलम करने में भी पीछे नहीं हटते थे। अपने से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचना हमारे लोगों के प्रवृत्ति था। हम शत्रु पे भी दया रखते थे। हमारे लिए स्त्री मात्र के आद्यशक्ति के रूप था। नारी को हम माता समान दर्जा देते थे। नारी जननी, भगिनी, जाया, कन्या के रूप में हमारे लिए पूजनीय थी। नारी का सम्मान देश का सम्मान था। सकल जीव जंतुओं के प्रति हम असीम स्नेह दया रखते थे। भारत, यूरोप या एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक विकसित, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक तथा मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करने वाला देश था। उसका टेक्सटाइल गुड्स, कपड़ा का सामान, लूम्स के अच्छे उत्पाद, कॉटन, कपास, ऊल, लाइलेन और सिल्क, रेशम विश्व प्रसिद्ध था।
भारत की ज्वेलरी, उत्तम आभूषण, प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर के कारुकार्य, उसकी पोटेरी, मिट्टी के बर्तन, प्रोसेलिन, उसकी धातुओं तथा लोहा, चांदी, सोने के लोभनीय कार्य सभी को आकर्षित करता था। भारत के पास महान आर्किटेक्चर, वास्तुकला, भारत के पास महान इंजीनियरिंग विद्या, महान व्यापारी, महान व्यवसायी, महान उद्योगपति तथा महान पूंजीपति थे। भारत एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्ध था। आत्मनिर्भर होने के साथ ही बहुत सारे देशों के भूख को दूर करता था। कहीं तो खाद्य के भंडार था हमारा देश। उस जमाने में पृथ्वी का हर एक देश भारत के साथ उत्तम संपर्क रखना चाहता था। मोटा मोटी कहे तो अंग्रेज दुनिया के सबसे उन्नत, शक्तिशाली, समृद्ध देश भारत को आए थे। फिर वे कैसे हम पर कब्जा किए, हमें पराधीन करके कैसे लूटे, ये सब हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। यहाँ से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम अंग्रेज कैसे भारत आए थे, कैसे भारत पर कब्जा किए, कैसे शोषण किए तथा कैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के हर एक गुरुत्वपूर्ण पहलू को हम बारीकी से जानेंगे। ऐसे ही हमारे देश का वीर गाथा को जानने के लिए हमारे चैनल स्टडी कल्प को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बहुमूल्य कमेंट, लाइक देकर हमें उत्साहित कीजिए। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। जय हिंद।